हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएम में। फ्रेंड, हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी को खत्म कर लिया है। अब हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं थॉट, यानी जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो यानी भौगोलिक विचार, जो भी जियोग्राफी में थॉट दिए गए अलग अलग विद्वानों के द्वारा। ठीक है, उन थॉट्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि थॉट्स को बिना समझे पूरी जियोग्राफी को अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बेसिकली थॉट होता क्या है। तो थॉट क्या होता है, जैसे आपने क्या किया कि किसी वस्तु को देखा या उसको सेंस किया, क्योंकि आपके पास क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो आप किसी वस्तु को देखते हैं, उसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद अपने माइंड में उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, सेंटेंस फार्मिंग करते हैं। और जब वो एक अच्छा सेंटेंस बन जाता है तो उसको हम अपने मुखारबिंद के द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी आउटपुट होता है वो हमारा। उसी को क्या बोलते हैं, थॉट, यानी विचार बोलते हैं। विचार क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विचारों के कारण ही हमारे पूरे संसार में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत सारे जो है महानुभावों ने विचारों को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, आप भी इसको एक हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे हथियार के रूप में, आप चाहें तो विचारों को सॉफ्ट फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो विचारों को हार्ड फॉर्म में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस विचार को हथियार बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी नॉलेज रखनी पड़ेगी, और उसी के अनुसार क्या होगा, आपके विचार उत्पन्न होंगे, और विचार का नेचर क्या होगा उसी के अनुसार आपका क्या होगा, तय होगा। जैसे बहुत सारे महानुभावों ने इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। किस हथियार के रूप में, नॉर्मल हथियार के रूप में, यानी लाठी डंडे के रूप में इसका इस्तेमाल किया। लाठी डंडे का कहने का सेंस है कि सॉफ्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, और बहुत सारे महानुभावों ने विचारों को AK-47 की तरह भी इस्तेमाल किया, यानी हार्ड फॉर्म में। हार्ड फॉर्म यानी उग्र रूप में इसका प्रयोग किया। विचार ही है जिससे आप क्या करते हैं, सामने वालों को क्या करते हैं, इंप्रेस करते हैं, या सामने वाला आपसे जो है झगड़ा करने लगता है, उसका कारण क्या है, आपके विचार ही हैं। ठीक है, विचारों के द्वारा बहुत बड़े बड़े महानुभाव जैसे गांधी जी हो गए, ठीक है, अम्बेडकर साहब हो गए, और पटेल जी हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विचारक, नेल्सन मंडेला हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, विचारों के माध्यम से ही एक तरह से कहा जाए तो पूरे विश्व में क्या ला दी, क्रांति ला दी। विश्व कहने का इन द सेंस कि गांधी जी के विचार क्या हैं, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे फॉलो किए जाते हैं। आज भी उनके विचार क्या हैं, अमर हैं। ठीक है, चाहे गांधी जी के विचार हो या अम्बेडकर जी के हो, नेल्सन मंडेला साहब के हो। तो आइए उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी में बहुत सारे ज्योग्राफर हुए जो कहां पर अपने विचार दिए, ज्योग्राफी को डेवलपमेंट करने में अपना विचार दिया। उन्हीं विचारों को क्या करना है, हमें समझना है और जानना है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इन थॉट्स को समझे बिना हम लोग ज्योग्राफी को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नियतवाद। क्या पढ़ने वाले हैं, डिटरमिनिज्म, यानी नियतवाद। नियतवाद एक विचार था। नियतवाद के बाद जो जो विचार आए हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और यही से हम लोग थॉट की क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। यही से हमारा थॉट क्या होगा, एक समझ विकसित होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। डिटरमिनिज्म, ठीक है, यानी नियतिवाद। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा थॉट था, नियतिवाद क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक जर्मन थॉट है। यानी जो नियतवादी विचारधारा जो उत्पन्न हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी से हुई थी बेसिकली। क्योंकि इस जो डिटरमिनिज्म से रिलेटेड विद्वान हैं वो अधिकतर कहाँ के हैं, जर्मनी के थे, और उसी जर्मनी से ही इस विचारधारा का पूरे विश्व भर में क्या हुआ, प्रचार हुआ। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये विचारधारा किससे संबंधित है, ये विचारधारा मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की क्या करता है, व्याख्या करता है।
कि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए, ठीक है, या किस प्रकार से हैं। तो जो नियतवादी है वो ये मानता है, वो ये कहता है, ये मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध की व्याख्या में पर्यावरण को क्या मानता है, मानव के ऊपर डोमिनेंट मानता है। यानी इस विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि जो कुछ भी है भैया वो क्या है, सब नेचर है। मानव क्या है, नेचर के आगे क्या है, तुच्छ प्राणी है। क्या है, तुच्छ प्राणी है। यानी जो कुछ भी है वो क्या है, नेचर है। मानव के सभी कार्य क्या है, नेचर के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, ठीक है, और संचालित होते हैं। क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं और संचालित होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो नियतिवाद में यह बताने का प्रयास किया गया कि जो नेचर है वो क्या है, वो स्वामी है, और जो मानव है वो उसका क्या है, दास है। क्या है, दास है। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्वामी और दास का संबंध कैसे होता है। ठीक यही विचार किसने दिए, ये नियतवादी क्या है, इसी को पर्यावरण और मानव के संबंध को कैसे रूप में मानता है, जिसमें वो इन्वायरमेंट यानी नेचर को स्वामी मानता है और ह्यूमन को क्या मानता है, एक दास के रूप में मानता है। ठीक है, अब इस विचारधारा की थोड़ी सी हम लोग पृष्ठभूमि में चल के देखते हैं कि ये विचारधारा आया कैसे। एक बात और भी जान लीजिए कि कोई जो विचार होता है, ठीक है, वो हमेशा अपने वातावरण से प्रभावित होता है। अपने वातावरण का कहने का मतलब ये है कि कोई जो विचार देता है वो जो भी उसके आसपास घटनाएं घटित होती हैं उसको देखकर ही वो देता है। अब धीरे धीरे वो यूनिवर्सलाइज हो जाता है, सार्वभौमिक विचार उसके होते हैं तो पूरे दुनिया में वो लागू होता है, विचार नहीं होते हैं तो पूरी दुनिया में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है कि जो विचार होते हैं अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि समय के साथ विचारों में परिवर्तन ना लाया जाए तो वो क्या हो जाता है, एक समय के बाद उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। जैसे आज हम लोग मूल्यांकन करते हैं गांधी जी के विचारों की, नेहरू जी के विचारों की, तो हम लोग ये पाते हैं कि हो सकता है कुछ उनके विचार ऐसे रहे हुए हैं जो हम लोग कहते हैं आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वो जो विचार दिए थे आज से 100 साल पहले दिए थे, 50 साल पहले दिए थे, तब का एटमॉस्फेयर अलग था और आज का एटमॉस्फेयर क्या है, एकदम अलग है। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये हजारों साल पहले का विचार है। वैसे जो जर्मन में जब आया तो इसकी शुरुआत जब हुई थी तो इसकी शुरुआत ऐसी मानी जाती है कि जब जैसे आज वर्तमान में हम लोग तकनीकी रूप से काफी उन्नति अवस्था में हैं। ठीक है, आज के हजारों साल पहले क्या थी, इतनी तकनीकी नहीं थी। जो मानव था, मानव के पास घर नहीं था, वो जंगलों में रहा करता था और जंगल में जो भी उसको फल मिलते थे, जंगल में जो भी वो उत्पाद पाता था, ठीक है, वो खा लेता था। जंगल में जो तालाब होते थे, जो नदियां होती थी, उसके सरोवर को वो उसके जल को ग्रहण करके अपने क्षुधा की क्या करता था, तृप्ति करता था, शांति करता था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो तरीके से किस पे डिपेंड था, नेचर पे डिपेंड था। नेचर पे क्या था, डिपेंड था। उसको इतना ज्ञान नहीं था कि वो खेती कर सके, ठीक है, और अपने लिए अनाज उगा सके। हुआ क्या, धीरे धीरे वो जंगलों के बाहर आने लगा। ठीक है, जब भी वो जंगलों में रहा करता था, मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ गया, जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब घटनाएं आज हो रही हैं, ये हजारों साल पहले भी हो रही होंगी। तो जैसे कहीं पर डर गया, वो क्या हुआ, मानो डर गया कि उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं था। जब वो डर गया, ठीक है, तो वो क्या किया कि भूमि का पूजन करने लगा, क्योंकि उसको मान लिया कि ये कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो हम लोगों से क्या है, रुष्ट है। मान लीजिए कहीं पर जा रहा है, पेड़ गिर गया, पेड़ गिरने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसको यह लगा कि क्या है कि जो पेड़ है उसको एक देवता के रूप में मान लिया, ठीक है, और उसकी क्या करने लगा, पूजा करने लगा। यानी उसको क्या मान लिया, सर्व शक्ति मान लिया। इस रूप में आप देखेंगे कि हिंदू मैथोलॉजी में भी देखा जाता है कि बहुत सारे पर्वत, पठार और पहाड़ों की पूजा होती है। ऐसे ही लगभग सभी धर्म में इस तरीके की व्यवहार क्या है, देखे जाते हैं। तो हुआ क्या कि उस समय तक मानव क्या था, काफी हद तक किस पे डिपेंड था, नेचर के ऊपर डिपेंड था, और वो क्रम चलता आया। ठीक है, और उसी रूप में जर्मन के कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए, जिसे कौन सा विचार कहा गया, नियतवाद का विचार कहा गया। यानी आप देख रहे हैं कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट यानी जो नेचर का अंतर संबंध है, उसमें कौन डोमिनेंट है, उसमें नेचर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है,
और ये विचारधारा कब तक चली? ये विचारधारा लगभग 1940 से 45 तक चली। आप सोच सकते हैं कि इस विचारधारा का डोमिनेंस कितना लंबा रहा होगा। ठीक है, इसी क्रम में एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान हुए, जिसका नाम था डार्विन। ठीक है, क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने 1859 में लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जीवों का उद्भव। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें इन्होंने एक कंसेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। क्या? ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि इन्होंने कहा कि इस धरातल पे वही जीव क्या होगा? जीवित होगा जो अपने पर्यावरण के साथ क्या कर लेगा? अनुकूलन कर लेगा। क्या कर लेगा? अनुकूलन कर लेगा। वही जीव जीवित रहेगा, और जो अनुकूलन नहीं कर पाएगा वो क्या होगा? संघर्ष में पिछड़ जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। यानी इन्होंने भी माना कि इन्वायरमेंट जो है उसका डोमिनेंट है, जैसा इन्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? ढालना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाओगे? विलुप्त हो जाओगे। जीवों का इन्होंने जो संबंध लगाया वो केवल जीव का अर्थ ही नहीं कि कीड़े मकोड़े, शेर, गाय, भेड़, बकरी, उसमें ह्यूमन ऑलरेडी इंक्लूड है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो डार्विन ने भी क्या किया कि विचारधारा को आगे बढ़ाया और नेचर के डोमिनेंस को क्या किया? एक्सेप्ट किया। यानी इसमें इस तरीके से विचार लिखा गया कि ह्यूमन तो कुछ है ही नहीं। ह्यूमन क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब क्या है? नेचर है। नेचर जैसे चाहता है ह्यूमन वैसे काम करता है। ठीक है, यानी ह्यूमन की जो नेचर है उसकी पूरी की पूरी क्या मानी गई? डोमिनेंसी मानी गई। ठीक है, क्या मानी गई? डोमिनेंसी मानी गई। इसी क्रम में आगे एक विद्वान आए जिनका नाम था बकेल। ठीक है, बकेल महोदय ने एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या लिखी? हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। इस किताब में भी इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि मनुष्य को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, कैसी कृषि करनी है, ये सारी की सारी क्या चीजें कौन तय करता है? वो नेचर तय करता है। कौन तय करता है? नेचर का तय करता है। ह्यूमन का उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो बकेल महोदय ने भी विचारधारा को क्या किया? सपोर्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे एक बहुत बड़े विद्वान हुए फ्रेडरिक रेटजल। ठीक है, रेटजल महोदय जिसे क्या कहा माना जाता है? मानव भूगोल का पिता माना जाता है। इन्होंने ये क्या थे? ये जो डार्विन महोदय की जो ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था, ठीक है, यानी जो जीव अनुकूलन करेगा वो जीवित रहेगा, और जो जीव अनुकूलन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। उससे ये काफी प्रभावित थे। रेटजल महोदय क्या काफी प्रभावित थे, और इन्होंने एक किताब लिखी एंथ्रोपोजो, जिसकी 2 वॉल्यूम यानी 2 खंड आए थे। पहला खंड 1882 में प्रकाशित हुआ, दूसरा खंड 1891 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया कि डार्विन के विचारों के व्यवहार के बारे में बताया, और ये क्या हुए? बहुत बड़े जियोग्राफर हुए जाके बाद में, किसके? डिटर्मिनिज्म के। ठीक है, इन्होंने नियतवाद को बहुत ही क्या किया? जर्मन विद्वान थे, यानी इस पुस्तक में इन्होंने नियतवाद को बहुत ही क्या किया? बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, और एक बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और बताया कि जो नेचर है वो पूरी तरीके से ह्यूमन पे क्या है? डोमिनेंस कर रहा है। और पूरे के पूरे जर्मनी में एक तरह से क्रांति आ गई इनकी पुस्तक आने के बाद, और पूरे जर्मनी में क्या हुआ? इनके विचार आग की तरह फैल गए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्या किया था? नियतवाद की व्याख्या की थी। ठीक है, बात यहीं पर नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी और एक महिला विद्वान आई। ठीक है, जिनका नाम था ईसी सिंपुल। ठीक है, एलेन चर्चिल सिंपुल। ये क्या थी? रेटजल की शिष्या थी। रेटजल बेसिकली जर्मनी के, और जो ईसी सिंपुल थी ये कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक। जितने भी पुस्तक, जितने भी डेट जो भी आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस कंसेप्ट को आपको डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यूजीसी अब क्या करेगा? एक लाइन लिख देगा और पूछ लेगा कि इसका संबंध नियतवाद से है या नव नियतवाद से। आपको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो आपको इसकी अगर स्टोरी नहीं पता होगी, ये कहना क्या चाहता है, थॉट नहीं पता होगा, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इसमें क्या किया जा रहा है? डिटेल में समझाया जा रहा है। ठीक है, और इसका विकास कैसे हुआ ये भी आपको बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी विचार एक दिन में नहीं उत्पन्न होता है और ना तैयार होता है, बल्कि 100 साल का, 20 साल का, 10 साल का एक इतिहास होता है, तब जाके वो एक क्या बनता है? विचार बन पाता है। ठीक है, तो एलेन चर्चिल सिंपुल महोदय क्या थी? ये रेटजल की शिष्या थी। उन्होंने किताब लिखा इन्फ्लुएंसेस ऑफ
जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, क्या कौन सा लिखा, ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये क्या की जो रेडजल जो बहुत बड़े नियतवादी हुए, उनके विचारों को उन्होंने अडॉप्ट किया, और जो एलन चर्चिल सेम्पुल महोदय थी, ये क्या हुई, रेडजल से बड़ी कट्टर, यानी कट्टर विचारक बनी, किसकी, नियतवादी की। इनको कहा जाता है ये बहुत ही हार्डकोर थिंकर थी, किसकी, डिटर्मिनिज्म की, यानी डिटर्मिनिज्म यानी नियतवाद को बहुत ज्यादा मानती थी, और उसने इनके अंदर बहुत सारी क्या भर दी थी, कट्टरता भर दी थी। यानी ये जो है एलन चर्चिल सेम्पुल महोदय थी, इन्होंने क्या किया, रेडजल की शिष्या थी, रेडजल के अंडर में ये शोध थी। शोध करने के बाद अपने विचारों को कहाँ लेकर चली गई, अपने विचारों को लेकर गई ये यूएसए, और पूरे यूएसए में क्या की, इस विचार को फैलाई। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा फैलाने का जो काम किया वो किसने किया, ईसी सेम्पुल ने किया। ठीक है, और ईसी सेम्पुल को एक बात ये भी जानिए, कट्टर नियतवादी थी। क्या थी, कट्टर नियतवादी थी। ठीक है, इनकी एक किताब जो थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट में, उसकी कुछ लाइनें यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। अभी जब आप इसको पढ़ के बताया जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो एलन चर्चिल सेम्पुल महोदय थी, इन्होंने नियतवादी को इतनी बहुत ही क्या है कट्टरता के साथ क्यों लिया। ये कहती हैं, ठीक है, ये तो इतना कहती हैं कि ह्यूमन तो कुछ है ही नहीं। क्या है, ह्यूमन तो कुछ है ही नहीं। ह्यूमन को इन्होंने एक माना कि एक तिनका है। क्या है, नेचर के सामने तो एक तिनका है, उसकी क्या बस है कि ये कुछ क्या कर सके, चेंज ला सके। तो इन्होंने इस किताब में लिखा कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ, यानी इन्होंने लिखा कि जो मनुष्य है यानी मानव है, किसकी उपज है, वो पृथ्वी की उपज। किसकी उपज है, पृथ्वी की उपज है। दिस मीन्स नॉट मियर दैट ही इज द चाइल्ड ऑफ अर्थ। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि वह मात्र पृथ्वी का क्या है, बच्चा है, बल्कि ये भी कि डस्ट ऑफ हर डस्ट, वो मिट्टी की धूल है। कौन, मानो क्या है, प्रकृति की मिट्टी की, पृथ्वी की मिट्टी की। बट दैट द अर्थ हैज मदर्ड हिम, पृथ्वी माता ने उन्हें क्या दिया है, जन्म दिया है। ठीक है, फेड हिम, उसका लालन पालन किया है। एंड सेट हिम टास्क, यानी पृथ्वी ने क्या किया है, मानव के लिए कार्यों को निर्धारित किया है। ठीक है, एंड डायरेक्टेड हिज, उसकी क्या दी है, दिशा दी है। एंड वह कन्फ्रंटेड हिम डिफिकल्टीज। ठीक है, और उसके और मानव ने क्या किया है, पृथ्वी ने बहुत सारी कठिनाइयां प्रस्तुत की हैं। हैव स्ट्रेंथ हिज बॉडी, ठीक है, एंड सेव्ड हिज बिट्स, जिस कठिनाई दूर के लिए उसके शरीर को क्या बनाया है, बहुत स्ट्रेंथ भी बनाया है। किसने, इस पृथ्वी ने। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि गिव हिम हिज प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन एंड नेविगेशन, यानी पृथ्वी ने मनुष्य के सामने क्या किया है, प्रॉब्लम क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है, सिंचाई का प्रॉब्लम क्रिएट किया है और क्रिएट किया है। ठीक है, एट द सेम टाइम विस्पर्ड हिम फॉर देयर सोल्यूशन, और जो ये कठिनाई पेश किया है उसके बाद क्या किया है, पृथ्वी माता ने क्या किया है कि मनुष्य की जो कठिनाई बताई थी के लिए सॉल्यूशन भी दिया है। शी हैज इंटर्ड इनटू हिज बोन एंड टिश्यू, यानी वह मींस पृथ्वी, ठीक है, हैज इंटर्ड इनटू हिज बोन, यानी पृथ्वी क्या है, उसके हड्डी और ऊतकों में क्या हो गई है, इनटू हिज माइंड एंड साउल, और उसके दिमाग और आत्मा में भी क्या हो गई है, प्रविष्ट हो गई है। यानी इस लाइन को आपको ऐसे रखना नहीं, बस समझना है। इस लाइन से कुछ लाइन क्या करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जो आपकी ईसी सेम्पुल थी, उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है, पृथ्वी की उपज है। किसकी उपज है, पृथ्वी की उपज है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वह पृथ्वी का मात्र बच्चा है, बल्कि ये भी कि वह, ठीक है, बट दैट अर्थ हैज, और उसकी मिट्टी की धूल के साथ साथ ही पृथ्वी माता ने मनुष्य जन्म दिया है, उसका लालन पालन किया है। ठीक है, उसको बहुत सारे कार्य दिए हैं, उसके विचारों को दिशा दी है, उसके बहुत सारी कठिनाइयां की है, उस कठिनाइयां दूर करने के लिए उनके शरीर को बलिष्ठ किया, को मजबूत बनाया। और इस प्रकार लास्ट में उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी माता जो है वो क्या है, मनुष्य के बोन एंड टिश्यू, यानी उसके हड्डियों और ऊतकों में, साथ ही साथ उसके दिमाग और आत्मा में क्या है, प्रविष्ट कर चुकी हैं, यानी घुस चुकी हैं। प्रविष्ट इन द सेंस कि अब जो चाहेगा एनवायरनमेंट वैसे ही क्या कराएगा, मानव से कार्य कराएगा। मनुष्य की बस की बात कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचर को क्या दिखाया जा रहा है,
डोमिनेंट दिखाया जा रहा है। एक तरीके से नेचर को क्या बताया गया है, मालिक बताया गया है, और उसके बाद जो मानव था उसको क्या बताया गया है, नौकर बताया गया है। क्या बताया गया है, नौकर बताने का प्रयास किया गया है। यानी पूरी के तरीके से यहाँ पर नेचर को एक्टिव माना गया है और ह्यूमन को पैसिव माना गया है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब आपको पता ही है कि जब कोई विचार आते हैं तो उसके काउंटर में विचार आते हैं, ठीक है, जो इसमें आलोचना करते हैं। तो बाद में इसकी काफी क्रिटिसाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि मानव कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ प्रकृति है। ठीक है, क्योंकि मानव क्या करता है, अपने विवेक के द्वारा, अपनी कार्यकुशलता के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जगह है जहां पर क्या कर दिया है, वह परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कोई जो है बड़ी, आप गंगा रिवर को लीजिए, किसी भी रिवर को ले लीजिए, उसके ऊपर से आज ह्यूमन ने पुल बना लिया है। ठीक है, सागर जो कि मानव के लिए चुनौती था, उसमें आज बहुत बड़े बड़े जहाज के माध्यम से मानव क्या कर रहा है, सागर को पार कर रहा है। न केवल सागर को बल्कि मानव अपनी क्षमता के द्वारा आज आसमान में भी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इन्हीं सब आधारों पर इसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ठीक, ऐसी बात नहीं भैया कि सब कुछ क्या है, प्रकृति है, बल्कि कुछ मानव भी है। आगे आने वाले विचारों में हम देखेंगे कि इसकी आलोचना की गई तो वो क्यों की गई। ठीक है, हालांकि जो इन्होंने बात कही, इनकी बात सही है, काफी हद तक इनकी बात सही है, लेकिन केवल इस हिसाब से इसको गलत किया जा रहा है कि इन्होंने ये कह दिया कि जो कुछ भी है वो क्या है, प्रकृति है, मानव कुछ नहीं है। यहाँ तक कि तो आपने देखा कि एलन चर्चिल सैंपल महोदय ने तो अंत में पूरा का पूरा यही बता दिया कि मनुष्य तो कुछ है ही नहीं, मनुष्य तो क्या है, वो पृथ्वी की उपज है। क्या बता दिया, पृथ्वी की उपज है, मनुष्य की बस की बात तो कुछ नहीं है। इसलिए इसकी क्या की गई, काफी आलोचना की गई। नहीं तो ये जो विचार बताए जा रहे हैं आगे हम देखेंगे, ये काफी हद तक क्या है, ठीक है कि नेचर हमारे ऊपर डोमिनेट तो नहीं करता है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आने वाले जो अगला जो कंसेप्ट है उसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसको सामंजस्य बैठाया गया और कैसे इसको क्रिटिसाइज किया गया और क्यों किया गया। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना समझ लिया होगा। आई होप जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कैसे लग रहा है, आप लोग कमेंट करके देगा। जब तक आप लोग रिस्पांस नहीं देंगे कमेंट करके, तब तक हम इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे कि हाँ सर ये समझ में आ रही बातें या इसमें कैसे सुधार करने की क्या है आवश्यकता है। क्योंकि अभी लाइव क्लास जो है नहीं लिया जा रहा है, फ्यूचर में लिया जाएगा लाइव क्लास, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको थॉट कैसे लगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।